Hi everyone, welcome to Officers Adda 24/7 and to another chapter, that is discounted cash flow valuation, which is your unit number 14 of module C. तो module C की 3 units बहुत important हैं, that is 13, 14, 15 followed by unit 17. ये 4 unit one of the most important units है from exam point of view, and today we will be discussing all the possible questions whether numerical or theory फ्रॉम योर डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन. मेरा नाम प्रियांशु है, मैं आपको CIB की प्रिपरेशन करवाती हूँ, ABM एंड ABFM सब्जेक्ट की. एंड आज हमारा टारगेट होगा मॉड्यूल सी का यूनिट 14 करना. साथ ही में हमारा पावर पैक रिविजन बैच शुरू हो रहा है फ्रॉम संडे इटसेल्फ, एंड आप उसमें एनरोल कर सकते हो. सेल भी चल रही है. यू कैन यूज द कोड Y183 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट. चलिए साथ में चलते हैं और इसको इनके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं. सेशन के एंड में बताऊंगी कैसे आप इस सेशन का PDF ऑब्टेन कर सकते हैं, पा सकते हैं सोल्यूशन वाला, और साथ ही में कैसे आप एनरोल करके अपनी ABFM की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं. दोनों चीजें बताऊंगी. चलिए स्टार्ट करते हैं. हाँ, जस्ट वन मोर रिक्वेस्ट, आप इस सेशन के लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिएगा अमंग ऑल योर टेलीग्राम ग्रुप, योर फेसबुक ग्रुप, योर व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी आपके फ्रेंड्स और कलीग्स कनेक्टेड हैं उनके साथ इस सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा सो दैट इट रीचेस मैक्सिमम पीपल. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में सारे सेशंस मिल जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, वेदर इट इज 13 हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो मॉड्यूल बी के यूनिट्स, वो सब एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. चलिए पहला क्वेश्चन कहता है द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल फ्यूचर कैश फ्लो बाय अप्लाइंग अ डिस्काउंट रेट बेस्ड ऑन द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज नोन एज मार्केट मल्टीपल मेथड, एडजस्टेड बुक वैल्यू मेथड, डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मेथड या फिर DCF मेथड. नाउ देखो, आपसे बोला गया है कौन सा वो मेथड है जहां पे आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है. राइट, आपको क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है. किस चीज की? फ्यूचर कैश फ्लो की. सो प्रेजेंट वैल्यू जब हम निकालते हैं फ्यूचर कैश फ्लो की, वो जो मेथड है दैट इज योर DCF मेथड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड. तो DCF मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं? फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं. और प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + R की पावर n. सो व्हाट इज दिस? दिस इज डिस्काउंट रेट. R इज योर डिस्काउंट रेट. इसको हम डिस्काउंटिंग भी बोलते हैं इस पूरे प्रोसेस को. सो R इज योर डिस्काउंट रेट. और ये डिस्काउंट रेट क्या होगा? दिस इज बेसिकली, इट कुड बी, देखो, ईदर कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वेटेड एवरेज कॉस्ट. करेक्ट, ये दो ही चीजें हो सकती है. तो अगर आप फर्म की बात करोगे तो आप वेटेड एवरेज कॉस्ट की बात करोगे. जब आप इक्विटी की बात करोगे तो आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करोगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करोगे. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. From the given information you are required to calculate, the portion of invested capital that includes only operating assets and add operating working capital is known as net worth, shareholders equity, operating invested capital, market value added. So there is a case study that we'll be solving in this particular chapter. जो पोर्शन है इन्वेस्टेड कैपिटल का जहां पे ऑपरेटिंग एसेट आते हैं एंड we add operating working capital, what do we call it? We call it as operating invested capital. That's the core capital of the business, जहां पे हम हमारे बिजनेस से जुड़े हुए assets को ऐड करते हैं. ऑपरेटिंग एसेट को ऐड करेंगे, साथ ही में ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल को भी ऐड करेंगे. ना व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल? इट इज बेसिकली करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, बट दोज करंट लाइबिलिटीज जो कि इंटरेस्ट बेयरिंग नहीं होती, जैसे कि कैश क्रेडिट इज इंटरेस्ट बेयरिंग, वी विल नॉट कंसिडर इट. ठीक है, देन from the following data you are required to calculate the operating invested capital of the firm for the year 2018-19. so this is our year 18-19 and I'll have to hide myself because उसी के बाद आप calculate कर सकते हो. now अभी हमने डिस्कस करा था फॉर्मूला. what is operating invested capital? it is our operating asset प्लस ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल. देखो फॉर्मूलाज भी इंपॉर्टेंट होते हैं, यू कैन जस्ट स्किप द फॉर्मूलाज, वो भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं. दैट वुड गिव अस द ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म. नाउ लेट्स सी फॉर द ईयर 18-19. दिस इज 18-19. our fixed asset is given 1,50,000 and net current asset is given as 69. so 150 plus 69 will give you 9 and 11 219 crore. करेक्ट, तो ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, 219 करोड़. फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग. अब देखो आपको ऐसे बोला तो है नहीं कि फिक्स एसेट कौन सा है, ऑपरेटिंग है नॉन ऑपरेटिंग है, तो वी विल एज्यूम दैट इट इज आर ऑपरेटिंग फिक्स एसेट बिकॉज कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी. अगर दी होती देन हम अकॉर्डिंगली सॉल्व करते. देन
Using the data given, calculate the NOPAT of the firm 1819, assuming the tax rate to be 30%. Okay, now what is NOPAT? What is your NOPAT? उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं. So net operating profit less I'm so sorry एक्सक्यूज मी, एडजस्टेड टैक्स. ठीक है, दैट इज NOPAT. इसका अगर आप और इजी भाषा में अगर आप इसका डेफिनेशन देखें तो इट वुड बी EBIT माइनस टैक्सेस ऑन EBIT. दैट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ठीक है, अब ये देखो EBIT ना निकलता कैसे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए हमें स्पेस भी चाहिए होगा. आइडियली क्या होता है, मेरा EBIT है, ठीक है, दिस इज माई अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, करेक्ट. इसमें से मैंने क्या माइनस करा होगा, मैंने इंटरेस्ट और लोन माइनस करा होगा, मैंने इनकम को ऐड करा होगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करा होगा. ठीक है, मैंने इनकम अगर मुझे इंटरेस्ट अगर मुझे मिली है मैंने उसे ऐड करा होगा, उसके बाद आया होगा मेरा EBT. ठीक है, दैट इज अर्निंग बिफोर टैक्स. नाउ द प्रॉब्लम इज इस क्वेश्चन में EBIT नहीं पता. अगर मेरे को टैक्स लगाना है EBIT के ऊपर तो पहले मुझे EBIT पता होना चाहिए, बट मुझे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स दैट इज अर्निंग्स बिफोर टैक्स मुझे दी है 58, बट समथिंग इंटरेस्ट एक्सपेंसेस गिवन विच इज 22 जो हमें सबट्रैक्ट करना होता है. देन इट इज ऑल्सो गिवन दैट वी हैड नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऑफ 15 एंड कुछ और हमें दिख रहा है क्या, एनीथिंग एल्स. ऑल्सो वी हैव इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और ये. ठीक है, तो मेरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गया 15 एंड इंटरेस्ट नहीं है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इज डेफिनेटली इंटरेस्ट दैट वी हैव गॉट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, दैट्स 20. ठीक है, अब हमें रिवर्स ऑर्डर में चलना है. देखो क्या हुआ होगा, EBIT एज्यूमिंग इट टू बी X, ठीक है, माइनस 22 प्लस 15 करेक्ट प्लस 20 would have given us 58. तो x क्या हो जाएगा, एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं. हमें जो भी है ना, ऊपर अगर डायरेक्टली करोगे तो रिवर्स करके कर देना, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो इन ऑर्डर टू अवॉइड योर कैलकुलेशन इश्यूज. ठीक है, अब क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है प्लस की, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 58, x इज इक्वल टू 45. तो मेरा EBIT कितना आ गया, 45 आ गया. इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपसे पूछ ले कि EBIT कितना है. सो EBIT इज 45. आप ऐसे करके कर लेना जिससे मतलब ये इक्वेशन ऐसे करके कर लेना जिससे आपकी गलती ना हो. ठीक है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक आप नहीं करना अगर ऐसे आपको दिक्कत होती है, अदरवाइज आपको सारा रिवर्स कैलकुलेशन करना होगा. ठीक है, रिवर्स कैलकुलेशन करना है. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, अब हमारा EBIT तो आ गया 45 का. नाउ टैक्सेस ऑन EBIT निकालना है. आपको बोला है टैक्स रेट इज 30%, करेक्ट, और टैक्स का प्रोविजन दिया है 18. बट ये जो टैक्स का प्रोविजन दिया है ये किसके ऊपर कैलकुलेटेड होगा, ये तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर कैलकुलेटेड होगा, यानी अब हमें इसे भी सही करना पड़ेगा. ठीक है, अब कैसे कैसे देखो, आपका प्रोविजन को तो चलो अभी साइड में रखते हैं. इंटरेस्ट के ऊपर आपने इंटरेस्ट पे करी है, इसके ऊपर आपने टैक्स बचाया है, अगर आप इसे हटा रहे हो तो आप इसे टैक्स को सेव कर रहे हो. ठीक है, और इनकम के ऊपर आपने टैक्स को पे करा है, करेक्ट, इनकम के ऊपर आपने टैक्स को पे करा होगा, वहीं पर इंटरेस्ट के ऊपर एक्सपेंस के ऊपर आपने टैक्स बचाया होगा. कितना, एज्यूमिंग द टैक्स रेट टू बी 30%. ये है आपका 22 का 30% देख लेते हैं, दैट इज 6.6 करोड़ एंड 15 प्लस 20 वुड बी 35. 35 का मैं अगर 30% निकालूं दिस वुड बी 10.5. ठीक है, 10.5 हो गया. अब देखो प्रोविजन फॉर टैक्सेस में इनका कंट्रीब्यूशन है, इसकी वजह से टैक्स बचा है, तो आप इसको क्या करोगे, अपोजिट करना होगा, ट्रीटमेंट माइनस. ठीक है, और इसकी वजह से आपका टैक्स बड़ा होगा, ये माइनस का होगा, राइट. तो इसको आप क्या करोगे, ऐड, सॉरी
इसकी वजह से आपकी टैक्स की सेविंग होगी, तो आप इसे क्या करोगे, ऐड, राइट। और इसकी वजह से आपका टैक्स बढ़ेगा, तो इसको आप क्या करोगे, अपोजिट में माइनस करोगे। टैक्स सेव हो रहा होगा तो टैक्स कम हो रहा होगा, तो अपोजिट क्या होगा, प्लस करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपकी टैक्स बढ़ रहा होगा, राइट, इंक्रीज हो रहा होगा, तो इसलिए यहाँ पे आप इसे क्या करोगे, माइनस, अपोजिट करना होगा, बिकॉज दिस ऑलरेडी एन अमाउंट गिवन। तो इसका नेट इम्पैक्ट हो गया 3.9, ठीक है। और इसका एडजस्टमेंट हमें टोटल टैक्स के प्रोविजन से करना होगा, सो 18, दैट मीन्स 14.1, ठीक है। तो अब मेरा ईबीआईटी देखो कितना है, मेरा ईबीआईटी इज 45, मेरा टैक्स ऑन ईबीआईटी कितना आ रहा है, 14.1, सो 45 माइनस 14.1 विल गिव मी 30.9 करोड़। काफी अच्छा क्वेश्चन है। जो भी चीज हमारी टैक्स, देखो ऐसे आराम से समझो कि प्रॉफिट टैक्स का जो आपने प्रोविजन बनाया होगा वो क्या हुआ होगा कि मेरे खर्चे की वजह से, ठीक है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है मेरा, उसकी वजह से मेरा टैक्स कम हुआ होगा, करेक्ट। तो अपोजिट क्या होगा, कम होगा तो बढ़ा देते हैं, और जिसकी वजह से मेरा टैक्स इंक्रीज हुआ होगा उसको हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। देन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड? इट इज NOPAT upon operating invested capital into 100 for the year 18-19। NOPAT अभी हमने कितना निकाला, 30.9, ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल हमने कितनी निकाली थी, 219 into 100। तो 30.9, यहाँ पे ना ऑप्शंस गलत है, बिकॉज इट शुड बी इन परसेंटेज, इट विल कम एज 14.11%। ये ऑप्शंस एक्चुअली गलत है, इट शुड कम एज 14.11%, ठीक है। आई होप यहां तक सबको क्लैरिटी है। राइट नाउ ये जो हमेशा होती है ना, दिस इज फॉर योर बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ऑपरेटेड इन्वेस्टेड कैपिटल विच इज इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। ये बिगिनिंग की होती है, बट बिकॉज यहाँ पे हमें बिगिनिंग से रिलेटेड कुछ नहीं दिया हुआ, सो वी विल एज्यूम दिस। अगर आपको बिगिनिंग दिया होता, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 2019-20 का निकालने के लिए बोला होता, ठीक है, और मैं आपको बोलती हूँ कि NOPAT फॉर एग्जाम्पल दिया है 52.5, तो इट वुड हैव बीन 52.5 एंड ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ 19-20 वो क्या होता, 18-19 वाली, तो 219 into 100, so 52.5 divided by 219 in percentage 23.97%। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल जो आप लोगे वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर की लेते हो, ठीक है, या तो बिगिनिंग या तो एवरेज, और अगर दोनों नहीं है तो फिर वी विल टेक द लास्ट वैल्यू। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। ठीक है ना, जो हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, दिस इज बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग दैट व्हाट इज द रिटर्न, ये रिटर्न मेट्रिक है ना। इससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, किस चीज का, एक्चुअल ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। यहां तक क्लैरिटी है। चलिए, सो आंसर हियर वुड बी 14.1, दिस इज फॉर 18-19 बिकॉज हमें ऑपरेटिंग इन्वेस्टेड कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर नहीं दिया, 19 एंड 20 में बिकॉज वी हैव, तो हम आंसर ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, यूजिंग द डेटा गिवन बिलो कैलकुलेट द नेट इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर 19-20। नेट इन्वेस्टमेंट जो हमें निकालना है वो ईयर 19-20 का निकालना है।
net investment for the year 1920. Now how do we calculate it? 1920 का देखो, अब यहाँ पर हमें दो चीजें चाहिए होंगी जी, 18 and 19 and 19 and 20, कितना नेट इन्वेस्टमेंट हमने ऐड करा है। तो 18-19 का हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है? फिक्स एसेट इज 150, करंट एसेट इज 69, सो 150 प्लस 69 दैट्स 219, ठीक है। एंड 1920 में अगर हम देखें तो कितना है? 152 प्लस 62 दैट्स 214। तो हमारा जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो डिक्लाइन हुआ है, राइट, बाय हाउ मच? -5 करोड़। तो इट इज 5 करोड़। आवर नेट इन्वेस्टमेंट हैज डिक्रीज्ड बाय 5 करोड़, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग represents the correct formula of return on invested capital? ठीक है, so ROIC is equal to, अभी हमने देखा था NOPAT plus operating invested capital. Now there is 2 points. Number 1, the preference would be given to operating invested capital in the beginning of the year. साल की शुरुआत में जो हमारी invested capital है उसको हम यूज करते हैं, ठीक है, in the beginning of the year। या फिर हम लोग क्या यूज करते हैं, अगर बिगनिंग नहीं दिया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिया हुआ है, तो वी कैन ऑल्सो यूज एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑपरेटेड इन्वेस्टेड कैपिटल, right, which is a metric for measuring the operating performance of your business, like core business का हमारा performance, ठीक है। then which among the following are valid formulas for calculating free cash flow? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। One is free cash flow is equal to NOPAT minus net investment. Free cash flow is equal to NOPAT plus depreciation minus net investment plus depreciation. Now you know cash flow हमेशा क्या होता है? Cash flow is basically your profit after tax or profit before tax or NOPAT, ये सारी चीजें यूज होती है ना इसके अंदर, plus your non-cash expense. Right, so if you see, this could be the one, NOPAT minus net investment, that's the cash flow. क्योंकि net investment क्या represent करता है? वो पैसा जो कि आपने अलग से रखा है, यू नो, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, री इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए। तो ये वाला फॉर्मूला भी करेक्ट है, ये वाला फॉर्मूला भी करेक्ट है, तो आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव रिप्रेजेंट्स फ्री कैश फ्लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फ्री कैश फ्लो ऑफ द फर्म। इस दी गई इंफॉर्मेशन से आपको फ्री कैश फ्लो निकालना है। नाउ NOPAT इज गिवन हाउ मच? 160 करोड़। देखो कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। Depreciation is given, capital expenditure and increase in net working capital. Now let's see which formula can we use to calculate, which could be used over here to calculate the free cash flow of the firm. कौन सा फॉर्मूला यूज किया जा सकता है? Now NOPAT plus depreciation. NOPAT हो गया 160 करोड़, डेप्रिसिएशन 40 करोड़, दैट्स 200 करोड़, करेक्ट। ये वाला हो गया। अब देखो नेट इन्वेस्टमेंट तो हम या तो NOPAT माइनस नेट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट वो नेट इन्वेस्टमेंट में भी हमें डेप्रिसिएशन ऐड कर सकते हैं, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज गिवन, करेक्ट। हमने यहाँ पे ऐड करा है तो उसमें भी करना पड़ेगा। नेट इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है हमारा? व्हाट वुड बी आवर नेट इन्वेस्टमेंट? देखो फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। सो माय नेट इन्वेस्टमेंट वुड बी 90 plus 10, that would be 100, and plus depreciation, that's 40, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। नेट इन्वेस्टमेंट्स plus depreciation, so this would be 140, whereby my free cash flow would be 60 crore. That's option number A, ठीक है। Then next one,
The rate of return that a company must offer investors, whether lenders through interest or shareholders through expected returns such as dividend or price appreciation, is known as capital budgeting, capital reserve, cost of capital, or return on asset. What do you think would be the right answer? What would be the right answer? Now the rate of return that a company must offer its investor. देखो बहुत अच्छे से समझो क्या बोल रहे हैं. कंपनी जो रिटर्न देगी अपने इन्वेस्टर को, ये आपकी कंपनी है, कंपनी इन्वेस्टर को, शेयर होल्डर को, इन्वेस्टर को जो रिटर्न दे रही है, या फिर मे बी अपने लेंडर्स को रिटर्न दे रही है, उसको आप क्या बोलोगे? सी, शेयर होल्डर को जो कंपनी रिटर्न देगी वो क्या होगी? कंपनी के लिए इट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फॉर शेयर होल्डर्स इट इज रेट ऑफ रिटर्न. मैंने नहीं बोला था आपको, एक एग्जाम्पल समझाया था, मैंने बोला था कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी को रेंट देती हूँ तो मेरा रेंट इज एन एक्सपेंस, फॉर हिम दैट पर्सन, फॉर दैट पर्सन इट इज इनकम. सो कंपनी के लिए इट इज कॉस्ट, वेयर बाय फॉर शेयर होल्डर्स, अगर आप शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो रेट ऑफ रिटर्न होगा that he is expecting from the company in the form of dividend. वहीं पे for the company it is cost that they are paying to the shareholder. ठीक है, जैसे आप देखो बैंक में आपके लिए सैलरी इनकम है, वहीं पे बैंक के लिए इट इज एन एक्सपेंस. करेक्ट, सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर भी. ठीक है, तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इट वुड बी कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट कंपनी इज ऑफरिंग टू शेयर होल्डर्स. Now, ANC Limited is planning to raise additional finance of rupees 20 lakh to support its expansion plan. The company is evaluating the best mix of debt and equity to minimize its overall cost of capital. The following data is available. Retained earning 4 lakh, debt equity ratio 25:75, cost of debt before tax and everything is given. Based on the above data, you are required to answer the following questions. Number 1, what is the post-tax average cost of additional debt raised by ANC Limited? Now see, year by year, I always think that this question can come as a case study, but to my surprise, this has never been asked as a case study in exam, but आपके मॉड्यूल में ये क्वेश्चन है और आना चाहिए. ऑल्सो चैप्टर 14 हैज मोर ऑफ न्यूमेरिकल कवरेज, सो यू स्टे विद मी, बट इसके थ्रू आपका एक बहुत अच्छा कवरेज हो जाएगा यूनिट 14 का. ठीक है, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली चैप्टर और कॉन्सेप्ट को हमने बहुत ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप नहीं कवर करा है, बट क्वेश्चंस के फॉर्म में एक एलोंगेटेड डिस्कशन है ऑन मॉड्यूल सी यूनिट 14. आई एम श्योर यू विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस सेशन. ठीक है, चलिए. and why it is not live, I will tell you. You will be watching definitely this session in recorded form because I understand the time is really precious and important. So instead of putting more time on watching it live, you can just watch it in recorded form. आप speed बढ़ा के इन questions को solve कर सकते हैं. wherever you find that मैं थोड़ा सा extra time लगा रही हूँ जैसे अभी, you can just skip it. चलिए start करते हैं. You are required to calculate what is the post tax average cost of additional debt. आप देखो, आपसे क्या बोला गया है? ऑर्गेनाइजेशन इज इन नीड ऑफ 20 लाख, राइट? ऑर्गेनाइजेशन को 20 लाख रुपए चाहिए. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को 20 लाख रुपए चाहिए, जिसमें से डेट इक्विटी रेशियो है 25:75, यानी 1/4 डेट हो गया. 25%, 25/100 इज लाइक 1/4, राइट? तो 1/4 कितना हो गया? 20 का 1/4 इज योर 5 लाख. करेक्ट, एंड इक्विटी से हमें चाहिए होगा 15 लाख. नाउ द शेयर होल्डर्स का सेविंग इज ऑल्सो देयर. रिटेन अर्निंग, कंपनी ने पहले ही शेयर होल्डर के डिविडेंड को बचा बचा के रख के, ऐसे जैसे करते ना सेविंग्स करते हैं, वो कर करके 4 लाख रुपए बचाए हुए हैं. तो पहले हम उस रिटेन अर्निंग को यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ आस्किंग इट फ्रॉम द न्यू पीपल. लेट्स यूज द ओल्ड सेविंग्स. ये पैसा हम इक्विटी के थ्रू मांगेंगे, ये पैसा हम डेट के थ्रू मांगेंगे. ठीक है, ये हमें क्लैरिटी हो गया फर्स्ट पार्ट में. सेकंड दे आर सेइंग द कॉस्ट ऑफ डेट इज 2 लाख, इनिशियल 2 लाख. ठीक है, तो ये 5 लाख का अमाउंट है, जिसमें से इनिशियल 2 लाख के ऊपर आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है, विच इज 20,000, राइट? एंड द लेफ्ट ओवर पार्ट वुड बी 3 लाख ना. 2 लाख तो ऑलरेडी हो गया, इसके ऊपर 13% है, सो दैट वुड बी 39. तो ये हो गया आपका 59,000. ठीक है, ये हो गई मेरी इंटरेस्ट जो मुझे इस लोन पे करनी है.
अब इंटरेस्ट एक ऐसा खर्चा है जिसपे हम लोगों की टैक्स की बचत होती है, टैक्स की सेविंग होती है। अभी अभी उस टाइम भी हमने यही करा था ना, मतलब इसकी वजह से जो खर्चा है वो कम हो जाता है। तो एक्चुअल में ये खर्चा 59 नहीं है, कितना होगा? टैक्स रेट देखो क्या दिया हुआ है, 30% का टैक्स बचेगा इसके ऊपर, मतलब ये हमें नेट 70% ही पड़ेगी। तो दो तरीके हैं, आप 59 का 30% निकाल लो और माइनस कर दो, या फिर 59,000 का डायरेक्टली 70% निकाल लो, ये इंटरेस्ट आपको पड़ेगी, विच इज 41,300। मैं इसकी कैलकुलेशन ऊपर कर देती हूँ। मैंने क्या करा है, 59,001 माइनस 0.30 ये निकाला है, दिस विल कम एज 41,300, 70% ऑफ 59,000, वन ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, ये कैलकुलेशन है। और लोन में कितना रेस कर रही हूँ, 5 लाख का, क्योंकि मुझे कॉस्ट निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितना हो गया, 8.26%। तो माई कॉस्ट ऑफ डेट देखो, पोस्ट टैक्स बोला है ना, इसीलिए, अगर नहीं बोलते तो फिर नहीं निकालते। ठीक है, वैसे होना तो हमेशा पोस्ट टैक्स ही होना चाहिए। सो आंसर वुड बी 8.26%। ठीक है, फिर दूसरा, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी? कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे निकालें? Now, in order to calculate the cost of equity, we can directly use the earning per share wala concept. It says that earning per share is 12 rupees, dividend payout is 50% and current market price is 60. तो cost of equity को निकालने के 4 तरीके होते हैं वैसे। एक होता है आपका कैपम, ठीक है, दूसरा होता है गॉर्डन, ठीक है, then we have or dividend discount model, or then we have our earning EPS payout method is also there, and then we also have bond yield method. Now out of the given information we can use two methods, या तो हम गॉर्डन यूज कर सकते हैं या ईपीएस पे आउट कर सकते हैं। वाई वुड आई यूज अ टफ मेथड व्हेन आई हैव एन ऑप्शन ऑफ इजी वन? मुझे अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है, मुझे करंट मार्केट प्राइस दिया है, इनटू 100% कॉस्ट निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा। So this is 12. My current market price at present is 60 into 100. 12 divided by 60 would give you 20%. आपके मॉड्यूल में गॉर्डन्स मॉडल दिया है, doesn't make sense. You have the easy way out. Why will you choose difficult one? Don't do that. Use easy one. ठीक है, ये हो गया। फिर आता है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग। अब देखो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग क्या होता है, इसको समझ लो। लाइक मेनी पीपल आर कंफ्यूज कि हम टैक्स को क्यों माइनस कर रहे होते हैं। देखो कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वो पैसा है जो कि हमने शेयर होल्डर को नहीं दिया, हमने सेव कर लिया। तो आपने सेव करा तो आपने टैक्स भी तो बचाया, कितना परसेंट टैक्स, 20%। ये आपने सेव करा ना टैक्स, तो जब आपने टैक्स सेव करा तो कंपनी की कॉस्ट कम नहीं होगी। थिंक ऑफ इट, सेम थिंग। वहीं जहां इंटरेस्ट की कॉस्ट हमें कम पड़ रही है, तो यहां पर भी तो टैक्स रेट वाली कॉस्ट कम पड़ेगी। तो 16% पे कितना कम पड़ेगा, 20%। तो आप इसका 18% निकाल लो, 1 माइनस 80 कर लो, सॉरी 20% हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, जो अगर मैं इसे डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करती इक्विटी को तो मेरे को 20% की कॉस्ट पड़ती। मैंने नहीं किया तो मैंने पर्सनल टैक्स रेट वाला अमाउंट बचा लिया 20%, सो दैट 16%। ठीक है, देन based on debt equity ratio and individual cost, calculate the weighted average cost of capital. Okay, you just have to give me 1 minute. मैं स्क्रीन को 1 मिनट के लिए ब्लैंक करूंगी। I'll tell you the reason, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, मैंने इसको काफी नीचे कर दिया है। Just 1 minute, stay with me. मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर दिया है, so that we can solve the question in the same way that we are able to do. ठीक है, अब क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया है, हमें क्या करना है, वेट, ओके जस्ट 1 मिनट। हाँ ठीक है, हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालनी है। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे? नंबर 1, we have debt. Number 2, we have equity. Number 3, we have retained earnings. Now, how do we calculate the proportion? Cost तो हमने अभी निकाल ही ली है। देखो डेट कितना हमने रेज करा है, 5 लाख, इक्विटी 11, रिटेन अर्निंग्स आर ऑल्सो 4 lakhs। अब आप टोटल करके देखो, 20 लाख आ रहा है, 20 लाख। ठीक है, अब प्रोपोर्शन निकालते हैं, यानी वेट निकालते हैं। वेट कैसे निकालूंगी,
5 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है, कितना हो जाएगा? 25%, ये तो हमें पता ही था। अब इक्विटी 75% था टोटल, राइट, बट उसमें रिटेन अर्निंग्स का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, सो 4 डिवाइडेड बाय 20 दैट वुड बी 20%, ठीक है, एंड 11 डिवाइडेड बाय 20 दैट वुड बी 55%। ये हमारा वेट हो गया। अब हम कॉस्ट तो हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, इसका था 8.26%, पहला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व करा था। इक्विटी का हमने 20% निकाला था एंड रिटेन अर्निंग का भी हमने 16% निकाला था। बस अब क्या करना होगा, in order to calculate weighted average cost of capital we need to multiply weight and cost. So let's do this. 8.26% का 25% का ही वेटेज लेंगे, so that is 2.065 or you can also take it as 2.07%. then 20% का 55% ले लो, that's 11%, ठीक है, 16% कॉस्ट है बट कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ 20% है, so that is 3.2%. So together it would be 16.27%, round off करके weighted average cost, ठीक है, 16.27, that's option number A, ठीक है। कोई भी डाउट हो ना प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। I know there is one disadvantage of live that definitely I will not be able to answer the question. Now, which of the following factors does not affect the cost of equity directly in the dividend discount model? Whether it is dividend per share, it is growth in dividend, it is market price of the share या फिर corporate tax rate. Dividend discount model में क्या चीज impact नहीं करेगी? Think of it. Dividend has no relation with taxation. तो answer would be corporate tax rate. ठीक है। Then, when valuing a company, which of the following represents the three main approach to estimate the growth pattern? Stable growth, cyclic growth, declining, stable two-stage, three-stage or n growth model. It could definitely it is stable two-stage and three-stage model, है ना? ये हो सकता है, stable हो सकता है, या तो 2 स्टेज में आपकी ग्रोथ बढ़ सकती है, या तो 3 स्टेज में, फर्स्ट इंक्रीज, सेकंड इंक्रीज एंड देन स्टेबल. Then the value representing the present value of future cash flow from continuing an investment until the end of its life is called as dash. The value obtained if the project is terminated immediately is known as dash, and the amount an outside investor with the highest bid would pay for the asset is referred as to dash. 3 values हैं, salvage, divestiture, continuing liquidation, continuing salvage or liquidation or divestiture, market book value replacement. कंटिन्यूइंग से जो आपको मिलेगी दैट वुड बी कंटिन्यूइंग वैल्यू, इमीडिएटली टर्मिनेट करने से मिलेगी दैट्स लिक्विडेशन वैल्यू, और किसी को जब आप बेचोगे हाईएस्ट वैल्यू दैट यू विल गेट इज डाइवेस्टर वैल्यू. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, ये समझ आया कहां से आया? आप जब डीसीएफ मेथड में प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो तो एक फोरकास्ट पीरियड होता है, ठीक है, और दूसरा होता है टर्मिनल वैल्यू, ये उससे रिलेटेड है. अब ये जो टर्मिनल वैल्यू है ये आ सकती है एज कंटिन्यूइंग वैल्यू, दिस कुड बी अ लिक्विडेशन वैल्यू और इट कुड बी अ डाइवेस्टर वैल्यू. इन तीनों में से कोई भी एक हो सकती है, राइट? नाउ companies are considered to have stable growth when the earnings and revenues growth are equal to or lower than the nominal growth rate of the economy, exactly double, always higher, negative but improving over time. Now, how do you define that an economy or the company is a stable growth company, is an advanced growth company or a high growth company? It is actually related to the growth rate of your economy. अगर आपकी कंपनी की जो ग्रोथ रेट है और वो इकोनॉमी की ग्रोथ रेट से कम है या फिर बराबर है तो यू कॉल इट एज अ स्टेबल ग्रोथ फेज. ठीक है, देन अगर मॉडरेट ग्रोथ की बात करें तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो ग्रोथ रेट है वो इकोनॉमी के ग्रोथ रेट से 8 से उससे ऊपर ही होगी, ज्यादा होगी, थोड़ा तेज होगी. So that is option number C when it is moderate growth. And if you talk about high growth companies, then the growth of our company is much more than the growth rate of the economy. And it is significantly faster. So right answer here would be option number C. Then, which of the following factors can lead to higher expected growth for a company? Strong competitive advantage such as well-known brand, reduced cost of manufacturing due to economies of scale, legal barriers to entry such as license or patents, high employee turnover,
increased competition entering the market, superior management competence that can identify probably the new markets. Definitely हमारा management का competence तो हमें चाहिए ही होगा, ये नहीं हो सकता, मतलब ये होगा. अब आप देखो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में ये ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको कट कर देते हैं. देन इट सेज हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, ये कैसे हो सकता है, तो ये तो नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन है भी नहीं एलिमिनेशन में. नाउ ईदर इट इज वन, सेकेंड वाला विल make the difference. Now सबसे पहले strong competition, if you have a well known brand definitely it is going to help you. तो first है, ठीक है. then reduce cost of manufacturing due to economies of scale. Now see, अगर आपका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कम हो रहा है तो आपको ग्रोथ में नहीं लेके जा सकता. ग्रोथ देख रहे हो ना, मल्टीप्लाई करती है ग्रोथ, तो ये ग्रोथ का फैक्टर नहीं है, सस्टेनेबल का फैक्टर है. बट इमेजिन हैविंग लीगल बैरियर्स टू एंटर द मार्केट. फॉर एग्जाम्पल पहले क्या होता था, बैंक में प्राइवेट सेक्टर को अलाउ ही नहीं था, करेक्ट. तो क्या होगा, लिमिटेड प्लेयर होंगे, ग्रोथ ज्यादा हो सकती है. सो दैट इज ऑल्सो वन फैक्टर. इंक्रीज कॉम्पिटिशन एंटरिंग द मार्केट, यस. सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1, 3, 5 and 6. Now, XYZ Limited is expected to pay a dividend of rupees 3 per share 1 year from now. The dividend payments are expected to grow at 5%. If an investor needs 12% return on an investment, what will be the fair price? देखो ये आपसे इंट्रिंसिक वैल्यू भी पूछ सकते हैं, फेयर प्राइस भी पूछ सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ शेयर भी पूछ सकते हैं, वन ऑफ द सेम थिंग है. नाउ वी हैव ग्रोथ, है ना. डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज ग्रोथ स्टेबल हो रही है, ठीक है. So D1 upon R minus G. Dividend 1 year from now is 3 and it is further expected to grow at 5% only now. और investor का rate of return क्या है, 12 minus 0.05. So 3 divided by 0.07, that would give us rupees 42.86. That would be our fair price. ठीक है. Then next one. XYZ Limited is expected to pay a dividend of rupees 3 per share 1 year from now. The dividend payments are expected to remain constant at rupees 3 per share. If an investor needs 12% rate of return on his investment, what price of the share will be fair? Growth rate है ही नहीं, constant है, तो 3 divided by 0.12, ग्रोथ है ही नहीं ना, 25. फेयर प्राइस वुड बी रुपीज 25 पर शेयर, ठीक है. दैट इज P0. देन द इक्विटी शेयर ऑफ ABC Limited presently generate a dividend payment of ₹1 every year. The growth rate as of right now is 30%. On the other hand, this will decrease in a linear fashion over the course of 10 years and then it will level off at 10%. What is the company's intrinsic worth per share using H model if investor requires a return of 15% on their investment? ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. Now one thing that is very important is that देखो इसका फॉर्मूला तो D1 वाला हो गया. अब आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं H मॉडल की, सो H मॉडल इज कंसिडर्ड टू बी अ बेटर मॉडल देन 2 स्टेज मॉडल, है ना. ये सेकेंड 2 स्टेज मॉडल का ही डेवलपमेंट है. इसका फॉर्मूला क्या होता है, P0 is equal to D0 1 प्लस नॉर्मल ग्रोथ प्लस H का मतलब क्या होता है, हाफ ऑफ योर लीनियर ग्रोथ, ठीक है. GA दैट इज एबनॉर्मल ग्रोथ माइनस नॉर्मल ग्रोथ अपॉन R माइनस नॉर्मल ग्रोथ, ठीक है. नाउ व्हाट इज D0, 1. नॉर्मल ग्रोथ हमें कितना बोला है, 10%, ठीक है. सो 1.10. अब ओवर 10 ईयर्स है ना, तो 10 का मतलब H क्या हो जाता है, 10/2 दैट्स 5, ठीक है. H is half of your linear growth. So my abnormal growth is how much, 30%. Normal growth is 0.10 upon मेरे इन्वेस्टर का रिटर्न कितना है, 0.15. नॉर्मल ग्रोथ कितनी है, 0.10. This will come as 42. So using H model, the present value or the intrinsic value of my share would be
ओके, आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट एक्चुअली मैंने टू स्टेज मॉडल का क्वेश्चन ही मिस कर दिया था, आई जस्ट एडेड इट. चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं. नाउ दिस इज टू स्टेज मॉडल. ठीक है, कैसे पता चला? The current dividend of an equity share of PML Private Limited is rupees 5. It is expected to enjoy an above abnormal growth rate of 25% for a period of 6 years. Thereafter, the growth rate will fall and stabilize at 15%. Equity investors require a return of 20%. Now you see there are two growth rate, 25%, 15%, है ना, दो ग्रोथ रेट है. अब इसको कैसे करना है? चलिए, दिस इज गोइंग टू बी अ लेंथी क्वेश्चन. यहाँ पे दो ग्रोथ रेट हमें दिए हुए हैं. या तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो आपके मॉड्यूल में दिया है, बट हर किसी के लिए आप फॉर्मूला यूज करते रहोगे, देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. लाइक हाउ मेनी न्यू फॉर्मूलाज यू विल लर्न. यू कैन जस्ट यूज लॉजिक, कॉमन सेंस हम थोड़ा सा यूज करके निकाल लेते हैं. अब देखो, आपको दिया है कि अभी डिविडेंड कितना है, 5 है. ठीक है, तो मैं इसको मान लेती हूँ D0. करंट ईयर में हमें 5 रुपीज का डिविडेंड मिल रहा है, which means this we are not going to use for the purpose of calculation. But अगले साल मुझे कितना मिलेगा? तो the company is expected to enjoy above normal growth rate of 25% for a period of 6 years. यानी अगले 6 साल तक हर साल डिविडेंड 25% से बढ़ेगा. तो 5 का अगर आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट ईयर 1.25%, मतलब 1.25% बढ़ेगा और 125% बढ़ेगा. यू कैन राइट, सो ईदर यू कैन मल्टीप्लाई बाय 1.25 और यू कैन कंसिडर इट एज 125%. सो अगर मैं 5 का 125% निकालूं तो दिस विल कम एज 6.25. ठीक है, सेकेंड ईयर डिविडेंड फॉर सेकेंड ईयर, डिविडेंड फॉर थर्ड ईयर, डिविडेंड फॉर फोर्थ ईयर, डिविडेंड ऑफ फिफ्थ ईयर एंड डिविडेंड ऑफ सिक्स्थ ईयर. तो एवरी ईयर इट इज ग्रोइंग बाय 125% टिल सिक्स्थ. यही बोला है. तो अब देखो 125% आप निकालोगे तो 7.8125 हो गया, 9.77, 12.212, 15.266 एंड 19.082. ये हमारा डिविडेंड हो गया. ठीक है, दिस इज माय डिविडेंड. करेक्ट. अब ये मेरी सारी फ्यूचर वैल्यू है. अब देखो, बोला है देयर आफ्टर द ग्रोथ रेट विल फॉल एंड स्टेबलाइज एट 15%. जैसे ही स्टेबल होता है, कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल. इट इज स्टेबलाइजिंग बाय द एंड ऑफ सिक्स्थ ईयर. ठीक है, सो इट इज स्टेबलाइजिंग बाय द एंड ऑफ अ सिक्स्थ ईयर. ठीक है, विच वुड बी कितने ग्रोथ रेट पे? 15%. सो इट वुड बी 115%. ठीक है, सो 19.082 into 115% डिवाइडेड बाय R माइनस G. R कितना है? 20%. ग्रोथ रेट हमारी कितनी है? 0.15. स्टेबल हो गया यहां पर. ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? ये वाई वी आर यूजिंग DDM बिकॉज DDM तो यूज करते हैं ना जब स्टेबल हो जाता है. करेक्ट. जब हमने ये सब किया, ये मैं नीचे कर देती हूँ रफ वर्क, हमारी वैल्यू आ गई 438.89. दिस इज आर टर्मिनल वैल्यू. कैसे निकाला हमने? 19.082 इंटू 115% है ये. ठीक है, अपॉन R माइनस G. R हमारा कितना है? ये देखो 20% दिया हुआ है एंड माइनस 15% हमारी ग्रोथ रेट थी. ठीक है, नाउ ये मेरा कैश फ्लो या डिविडेंड आ गया. ठीक है, अब इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू, बिकॉज ये तो फ्यूचर वैल्यू है. इसका प्रेजेंट वैल्यू, और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए मेरा डिस्काउंट रेट क्या है? 20% है. 6.25 डिवाइडेड बाय 1.20. आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो जो मॉड्यूल में दिया है, बट आई फील दिस माइट बी लेंथी, बट इट इज इजी. ये आसान हो जाता है. ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया? इक्वल्स टू करके m प्लस करते जाओ. फिर 7.8125 डिवाइडेड बाय 1.20, दो बार इक्वल्स टू प्रेस करोगे, फिर m प्लस. ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ. ऐसे करते चलेंगे. देन 438.89. दिस इज एट द एंड ऑफ सिक्स्थ ईयर, तो 1.206. ठीक है, जब हम ऐसा m इक्वल्स टू करेंगे, अभी दिखाऊंगी भी मैं कैलकुलेशन आपको, तो टोटल कितना आ जाएगा? व्हाट इज द टोटल आंसर कमिंग? ट्राई करा आपने, कैलकुलेट करने की कोशिश की?
Very good. So this is mine is coming as approximately 181.69 राउंड ऑफ करके. आपका भी सेम आंसर आ रहा है क्या? ठीक है, अब मैं आपको एक बार इसको ऐसे भी दिखा देती हूँ, प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर. देखो 6.25 डिवाइडेड बाय 1.20 इक्वल्स टू m प्लस. ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं स्क्रीन को बड़ा कर देती हूँ. ठीक है, फिर उसके बाद 7.8125 डिवाइडेड बाय 1.20 एक दो साल है ना, m प्लस. फिर हमारा 9.77 है, 1.20123 m प्लस 12.212 divided by 1.20. Now which year it is? Fourth. तो 1, 2, 3, 4 m plus. Then we have 15.266 divided by 1.20. 1, 2, 3, 4, 5 m plus. अब देखो 6 में दो वैल्यू है. ठीक है, सो आई हैव 19.082 प्लस 438.89 डिवाइडेड बाय 1.20. अलग अलग भी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो. 1, 2, 3, 4, 5, 6 m प्लस MRC. देखिए 181.68. करेक्ट, राउंड ऑफ करके 181.69. दैट्स हाउ यू कैलकुलेट इट. ये कॉमन मेथड है जो आप कर रहे हो हर बार. सो देयर इज नथिंग न्यू दैट यू आर लर्निंग, नॉट अ न्यू फॉर्मूला दैट यू हैव टू लर्न और बाय हार्ट. ठीक है, फिर ऐसे आता है 3 स्टेज मॉडल. जस्ट टेक अ डीप ब्रीथ बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी लेंदी, है ना. 3 स्टेज मॉडल जो है वो थोड़ा सा लेंदी है एंड वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर. ठीक है, सो इन केस यू वांट यू कैन जस्ट टेक अ ब्रेक ऑल्सो बिफोर यू स्टार्ट 3 स्टेज मॉडल बिकॉज इट्स लेंदी लाइक दैट. ठीक है, मैं आपको पहले क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ. अल्फा लिमिटेड हैज अर्निंग पर शेयर ऑफ ₹10 and currently it is anticipated that the earnings per share will increase by 25% during the course of subsequent 5 years and the dividend payout ratio will remain unchanged at 25% throughout the high growth era. The rate of growth in earnings per share is expected to decrease linearly over the next 5 years to a rate of 15% per year. During this time frame, the dividend payout ratio is expected to increase a linear growth that takes it from 25 to 50. अब देखो linear का मतलब क्या होता है, even manner में, है ना, linear fashion में. तो हमारा जो अर्निंग शुरू हो रही है वो कितने से शुरू हो रही है? 10 से. अर्निंग पर शेयर है 10. ठीक है, एंड उसमें ग्रोथ कितनी है? 25%. चलो ठीक है, यहां पर अगर मैं अर्निंग पर शेयर बना लेती हूँ, चलो इधर अर्निंग पर शेयर बना लेती हूँ जो कि शुरू हो रही है ₹10 से. ठीक है, तो इसका ग्रोथ है 1.25%. So it is growing at 1.25 for 5 years. So 1, 2, 3, 4, 5. 5 साल तक ये 1.25% से ग्रो कर रही है. ठीक है, या 125% भी लिख सकते हो. 6th ईयर में देखो इन्होंने बोला ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द सब्सिक्वेंट 5 एंड द डिविडेंड पे आउट वो ठीक है. नाउ the rate of growth in earnings per share is expected to decrease over the next 5 years at a to a rate of 15%. मतलब 25 से ये 15% आएगा लीनियर फैशन में. भाई लीनियर फैशन नेक्स्ट 5 इयर्स का मतलब क्या हो गया? 25 से 15 आ रहा है. ठीक है, 10% कम हो रहा है 5 साल में, यानी हर बार कितना होगा? 2% कम. तो 125 से कितना हो जाएगा? 25% में से 2% कम करो 23, फिर 2% कम करो 21, फिर 2%, फिर 2% और 1.15 एंड देन इट विल बिकम स्टेबल. फिर क्या बोला? एंड इट विल बिकम स्टेबल एट 15%. ठीक है, देखो विल रिमेन कांस्टेंट एट 15%. यहाँ पे ये कांस्टेंट हो जाएगा 10th ईयर में एट 15%. ठीक है, अब मेरी अर्निंग पर शेयर 10 है तो मल्टीप्लाई करते जाओ तो मेरा एक्चुअल सॉरी अर्निंग पर शेयर क्या होगा? 12.50
15.63, 19.53, 24. This is lengthy, there is no doubt about it. और देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है, तो जब ये पेपर टफ बनाने पे आते हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चंस को 5 मार्क्स का दे देते हैं. कोई दो राय नहीं है कि इस बार भी आ सकता है. एंड हियर 83.628. ठीक है, ये हो गया. अब ये बोल रहे हैं, ये हमारा अर्निंग हो गया. नाउ दे आर सेइंग दैट the dividend over here is going to be, and the dividend payout ratio will remain unchanged at 25%. dividend payout हमारा कितना है, 25% है. ठीक है, तो dividend payout, ये dividend payout ratio है जो कि 25% है. ठीक है, और ये बढ़ रहा था, 50% हो रहा था लीनियर फैशन में, तो यहाँ पे ये 30 हो जाएगा. ठीक है, पॉइंट. ये मैं कैसे निकाल रही हूँ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है सब कुछ. ठीक है, दिस इज गिवन इन क्वेश्चन. मैं भी दिखा देती हूँ आपको. एंड देन इट विल रिमेन स्टेबल. ठीक है, तो अब डिविडेंड कितना हो जाएगा, इसमें से आप पे आउट करोगे तो डिविडेंड विल बी 3.13, 12.50 का 25%. So 3.13, 3.91. If you remember, we have even solved this together in the classes, right? So this has been asked for 5 marks in the exam. So you have to be very particular of the language that they have given over here in the question. मतलब language ना question की बहुत important है इस question में. 28.46, 36.436, 41.814. ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट स्टेप. यहाँ तक आप बोलोगे ये अनइम्पॉर्टेंट था क्या, नहीं, ये गलत होता तो आगे भी गड़बड़ होता. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना. और उसके बाद क्योंकि यहाँ कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो डिस्काउंट रेट है वो चेंज होगा, इसलिए हमें क्यूमुलेटिव कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी पड़ेगी. पहली बार अगर आप इसे देख रहे हो तो आई थिंक यू कैन स्किप. सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको क्वेश्चन में दिया है 1.20, तो इट इज 1.20 फॉर 5 years. ठीक है, क्वेश्चन में दिया है, देखो. The cost of equity will be 20% during the rapid growth phase. During the transition, it would reduce by 0.5% every year. अब ये कम होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो 1.90, 1.185, 1.180, 1.175. ठीक है, ये रिड्यूस हो गया यहाँ तक. ठीक है, अब क्यूमुलेटेड निकाल लेते हैं. 1.20, 1.44, 1.728. क्यूमुलेटिव कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 1.20 की पावर 1 पावर 2, ऐसे निकाल रहे हैं इसको. ठीक है, देन पावर 3, फिर पावर 4, 2.0736, 2.48832, ऐसे करके निकालना पड़ेगा. नाउ अब 2.4832 वगैरह, इसमें हमें नेक्स्ट 1.195 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 2.9735, फिर 1.190, 3538. अब एक बार ये सॉल्व कर लोगे ना तो देखो डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा लेंथी है बट इट इज स्टिल इजी. 5.814. सो आई हैव मल्टीप्लाइड दीज. ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं. ठीक है, अब प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं. कैसे निकालोगे, ये मेरा डिविडेंड है, ये मेरा कॉस्ट ऑफ इक्विटी है. सो 3.13 डिवाइडेड बाय 1.20, then 3.91 divided by 1.44. अब वैल्यू निकालना शुरू करो. 2.61, 2.72, 2.82, 2.94, 3.07, 3.79, 4.49, 5.16, 5.75 and 6.25. ठीक है, अभी लास्ट वाला बचता है हमारा 41.184 वाला. इसको कैसे निकालेंगे, 41.814 डिवाइडेड बाय 175 माइनस ग्रोथ रेट कितना था, 0.15 पे स्टेबल हो रहा था ना, और इसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, तो इसकी पहले वैल्यू निकाल लेते हैं. दिस इज कमिंग एज 1672.56 और इसका डिस्काउंट रेट कितना है 5.814, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी
287.68. देखो एक बार मैच करो, टोटल हो गया 327.28. आई नो थोड़ा सा ज्यादा लेंथी है, बट देखो इट्स वर्थ 5 मार्क्स. टफ नहीं है, इट इज इजी, बट इट इज वर्थ 5 मार्क्स अगर आता है एग्जाम में. इट टुक अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 minutes, एंड दैट्स अ टाइम जो इसमें लगेगा, 5 से 7 मिनट. आंसर आ जाएगा, एक बार देख लो. आंसर आपका आ गया है ना? चलिए, तो here this is basically all the questions that are related to your this particular chapter. There is also one more question which is there. ठीक है, मैं आपको एक बार वो क्वेश्चन दिखाती हूँ जो कंप्लीट क्वेश्चन है. what if I would say that you should try that as on homework basis. आप उसे होमवर्क बेस पे सॉल्व कर सकते हो, इजी लगेगा. प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है बस, ठीक है. और ये जो क्वेश्चन है, ओ अगेन सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको रिविजन बैच में सॉल्व करवाऊंगी. दिस इज अ 5 मार्क्स क्वेश्चन, केस स्टडी है जो मैं आपको रिविजन बैच में सॉल्व करवाने वाली हूँ. ये शुरू हो रहा है संडे को, ठीक है. हमारा जो रिविजन बैच है ना ABFM का और BRBL का, दैट इज स्टार्टिंग ऑन संडे, right? And today if you enroll, you're getting the highest discount of 82%, for which the discount code is Y183. You can simply visit Adda application, or you can open your website of Adda 24/7 and वहाँ पे जाके बस enroll करते वक्त revision power pack revision batch में यूज कर सकते हो आप ये कोड, एंड आई विल बी हेल्पिंग यू इन योर कंप्लीट रिविजन इन 3 to 4 days, राइट? सो ऑल द बेस्ट फॉर योर BFM एग्जाम. इन केस यू हैव एनी डाउट, आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो. थैंक यू.